आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दहाड़ की इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहला सवाल विजय राठी जी, मेरा आप ही से। ऐसा लगता है कि आप लोगों के आंसू रुक नहीं रहे, ऐसा लगता है कि न जाने कौन सा दर्द है मुख्तार अंसारी को लेकर जिसको बयां करने के लिए आपके पास शब्द कम पड़ते जा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या मुख्तार अंसारी को एक अपराधी के तौर पर देखने और मानने में समाजवादी पार्टी को समस्या क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है, अगर आपने बयान सुना होगा किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता का या किसी का भी, सवाल, आवाज सुन पा रही है ना आप मेरी? जी जी बिल्कुल सर। सवाल इस बात पे नहीं है कि वो क्या थे क्या नहीं थे, सवाल इस बात पे है जो ये तरीका चल रहा है प्रदेश में और देश में। क्या आप नहीं जानती? आप मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे विजय राठी जी का? हाँ बोलिएगा। संविधान और कानून से क्या आप लोगों का विश्वास उठ चुका? ये सवाल जब उठते हैं जब वो घटनाएं अपने घर में नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी कुछ समय पहले इसी सरकार में एक एनकाउंटर हुआ सुमित गुर्जर बागपत में, वो फर्जी एनकाउंटर निकला। अगर आप उनके परिवार से मिल लेती तो शायद आपको ये पता चलता कि जो उत्तर प्रदेश फर्जी एनकाउंटर में नंबर 1 है, उनके माँ बाप का, घर वालों का क्या हाल होगा। नहीं, आज एनकाउंटर हुआ क्या विजय राठी? इस प्रोसीजर एनकाउंटर हुआ क्या? मैं भविष्य मैं भूत में नहीं जाती। मैं सुनिए, मैं भूतकाल की आज चर्चा नहीं करूंगी। राठी साहब, मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है, मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है और मैं बात कर रही हूँ मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं? मुख्तार अंसारी को लेकर वो कहते हैं कि जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व है। विजय राठी जी सुनिए ना, आप भूत में मत जाइए ना, भूत में मत जाइए। मेरे सीधे सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए। सीधा जवाब दूंगा। वो लिखते हैं कि किसी कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देना है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। इसमें आखिरी लाइन मुझे समझ में आती है, विजय राठी जी सुनिए ना, इसमें मुझे अंतिम लाइन समझ में आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है जिसको चुनाव में वो भुनाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या आपको यह नहीं पता कि हार्ट अटैक से मौत हुई मुख्तार अंसारी की? लिवर में इंफेक्शन था मुख्तार अंसारी के। अगर किसी व्यक्ति की इस तरीके की हेल्थ कंडीशन है, जो अपराधी है, जिसके ऊपर कितने 59 to 61 केसेस दर्ज हैं, उसकी अगर मौत हो जाती है तो ऐसे में क्या कहेंगे आप उसको लेकर सहानुभूति व्यक्त करेंगे? मैं बोलूं, मुझे जवाब देने तो दीजिए। आपने पढ़ तो लिया अपना पर्चा। आप बीच में बोलते रहेंगे सर तो मेरा सवाल नहीं सुनाई पड़ेगा ना, और सवाल के बाद ही जवाब दे पाएंगे। यही तरीका है, यही तरीका है। तो सवाल सुनिए ना, बीच बीच में मत बोलिए ना सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हो गया मेरा सवाल। अगर आपने सुन लिया हो बीच में बोलते हुए तो आप जवाब दे दीजिए। अब मैं जवाब दूं? अगर आप मेरा सवाल सुन चुके हैं तो जवाब दे दीजिए सर। मैं एक सवाल पूछता हूं ना, बहुत सवाल पूछती है, बताइए। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना, इसीलिए आपको पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है सर। अगर जेल में कोई बंद है, उसके परिजन ये बोल रहे हैं उसको जहर दिया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। ये आप तय करेंगे, मैं तय करूंगी? कौन तय करेगा ये कि नहीं होनी चाहिए? ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगी? आप ही तो तय कर रही है। आप तय करेंगे या मैं तय करूंगी? आप ही तो कोर्ट बनी है। क्यों? अखिलेश यादव का स्टेटमेंट मैंने तय किया। चीजें आप ही तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट मैंने तय किया, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट मैंने तय किया, मायावती का स्टेटमेंट मैंने तय किया। किसका स्टेटमेंट मैंने तय किया? करें तो उस पर जांच ना हो, ये भी तो आप ही तय करेंगे कि जांच हो या नहीं हो। अरे हार्ट अटैक से मौत हुई है प्रभु, ये समझने में कौन सी समस्या है? मैंने मान ली। आप ये बताइए, उनके घर वालों ने कहा कि जहर दे रहे हैं, जांच होनी चाहिए, तो क्या न्यायिक जांच नहीं हो रही है? बताइए। कौन यूपी सरकार ने क्या किया ये बताइए? टीवी पे यूपी सरकार ने क्या किया ये बताइए? बताइए कितने एनकाउंटर फर्जी किसकी जांच हो रही है? फिर आप एनकाउंटर पर आ गए। आज एनकाउंटर हुआ क्या? कल एनकाउंटर हुआ क्या? मुख्तार अंसारी जी की मौत पे कौन सी जांच बैठी? आप बताइए टीवी। आप मुझे बताइए ना, किसी न्यायिक जांच की बात नहीं हो रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनकार कर दिया सरकार ने। कौन सी जांच? अगर देखिए वो अपराधी है या नहीं है, कोर्ट डिसाइड करता है। तय कर चुका कोर्ट, तय कर चुका, तो कोर्ट ने फांसी की तय सजा कर चुका ना, तय कर चुका, कोर्ट ने फांसी की सजा तय तय कर की चुका है राठी जी, तय कर चुका है। कोर्ट ने फांसी की सजा कहाँ तय की थी? अरे तो फिर कोर्ट ने फांसी की सजा तय की थी क्या? किसने फांसी दे आप दी? उत्तर प्रदेश किसने फांसी दी है बताइए जरा। उत्तर प्रदेश में राहुल लाल जी दाएं बाएं मत जाइए। मैं किसने फांसी की सजा दे दी है बताइए जरा मुझे।
किस चीज की थी? सजा काट रहा था ना मुख्तार अंसारी। भाई सजा काट रहा था, एक चीज बता दीजिए। कितने मामलों में विचाराधीन है? जरा ये बताइए। नाम लिया। कितने मामलों में विचाराधीन है? मैं कितने मामलों में जितने विचाराधीन? भी मामलों में विचाराधीन रहे, कितने मामलों अगर में? उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितने पूरे मामलों में ये तरीके से बताइए कुछ ना है, सर। तो उनको कोर्ट से मतलब फांसी अपराधी दे। नहीं है ना आप लोगों के सरकार लिए? पर्दे के पीछे आपके से लिए अपराधी ये नहीं जहर था ना फैलाने मुख्तार घूम करने अंसारी? का प्रयास न करे सरकार, आपके लिए उत्तर प्रदेश अपराधी सरकार। था या आपके लिए अपराधी नहीं था? पहले तय वो कर अपराधी लीजिए। नहीं, वो अपराधी है, तय करिए लेकिन पहले। सजा क्या होनी चाहिए पहले ये आप तय कर लीजिए ना कि अपराधी था कि नहीं था। पूर्णिमा जी देखिए कि पूर्णिमा जी का सबसे बड़ा सवाल रुकिए ये राहुल लाल जी प्लीज, अभी मैं आप विजय मुझे राठी बता जी से ले दीजिए, सवाल। आप पूर्णिमा जी मेरी बात नहीं सुनेंगी, मुझे बोलिए पता। सर। राहुल जैसे लाल ही जी बोलूंगा, मैं क्या करूं अगर जैसे राहुल ही लाल मैं जी आपके बोलूंगा, साइड आना चाहते हैं और बीच में बोलना चाहते हैं? जैसे ही मैं बोलूंगा आप मेरी आवाज दबा देंगे, मुझे फिर पता। वही बात, आपको राहुल लाल मेरा जी की आवाज सवाल नहीं सुनाई पड़ रही क्या? मेरी बात उन्हें टाइम प्री नोशन के साथ विजय राठी जी मत बैठा करिए। प्री नोशन के साथ मत बैठा करिए। सीधे सवाल का सीधा जवाब। सीधा जवाब मैंने नहीं कहा राहुल लाल जी को बीच में इंटरवेन करने के लिए। सीधा जवाब ये है मेरा कि हम सवाल इस बात पे उठा रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो पुलिस की कस्टडी में मौत हो रही है, अगर किसी को जहर दिया जाए उसकी जांच तो कर लो भाई। अगर आप तो एक जाति धर्म देख करके जो आपने टारगेट किया वो गलत है इस देश के लिए। हम इससे फालतू कुछ नहीं बोल रहे। और आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मामले पुलिस अभिरक्षा में मौत के गुजरात में दर्ज है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में होड़ है उससे आगे निकलने की। ये आपके आंकड़े हैं, आप ही दिखाते हैं टीवी पे, हमारे घर के ऑफिस के नहीं है। राजनीति के नाम पर जो आप तरीका जो ना करें विजय राठी जी, राजनीति हम नहीं कर राजनीति रहे। के नाम पर आप लोग जो ना करें, लाभ लेने हद के है लिए मतलब। पर्टिकुलर इसमें क्या धर्म गलत को है टारगेट इसमें? कर क्या रहे हैं। गलत हुआ है? सो और बता दीजिए ना उसका पूर्णिमा आप जी, मैं तो अभी तक बखान समझ करिए नहीं टीवी पे पाया। आपका बैठ के। नाम राठी जी है क्या नहीं, राहुल नहीं, लाल जी? हमें आपका नाम आपसे राठी जी है क्या? आपका नाम राठी जी है क्या? मेरा नाम नहीं है। फिर रुकिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी तब सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं राहुल लाल जी, आज मैं शुरुआत में आपको एक क्लियर कर देती हूँ, आप हर बात में नहीं घुसेंगे बीच में। मैं हर बात में नहीं, हर घुस बात नहीं में रहा। आप नहीं घुसेंगे। मैं तो आपके प्रश्न नहीं, में- मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हर बार, लेकिन हर बार आप डिबेट को इसी तरीके से लेकर जाते हैं। मैं दूसरे से सवाल पूछ रही हूँ, बीच में इंटरवेल नहीं कीजिएगा मैं सर। बीच में नहीं इंटरवेल करेंगे नहीं कर आप रहा। प्लीज मैं तो केवल ये सर, नहीं बोल रहा हूं करेंगे। कि उत्तर प्रदेश राठी जी में बात लॉ पूरी एंड कीजिए ऑर्डर अपनी। बिगड़ी हुई है। राठी जी बात पूरी कीजिए अपनी। मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिए, बाकी इनको समय देना, सबको कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो तरीका आजकल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कोई भी हो, ये तरीका बहुत गलत है कि अगर घर वाले जांच के लिए कहो उसको नहीं माने, और पुलिस के पहरे में जो ये चीजें चल रही हैं वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। वो कोई भी हो, एक आम आदमी हो, नेता हो, विधायक हो, अपराधी हो, कोई भी हो, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हमारी सिर्फ ये मांग है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर होते हैं, ये हमने नहीं कहा। तो जिनके लोग, अब आप कहेंगे ये एनकाउंटर नहीं हुआ, मैं एक सिर्फ उदाहरण, एक संदर्भ बता रहा हूं कि ये जो चीजें चल रही हैं इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। कानून पे विश्वास करना चाहिए। अगर घर वालों ने कोई शिकायत की उस पर जांच करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीतिक अपराधीकरण का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मुख्तार अंसारी और उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से क्राइम को बढ़ावा देने में रहा है, ये मुझे आपको आज बैठकर बताना पड़ेगा, है ना। मुलायम सिंह यादव पर मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने के जिस तरीके के आरोप लगे हैं सर, कौन बताएगा? अधिकारियों का क्या हाल उस वक्त मुख्तार अंसारी ने किया है। 90 के दशक में पूर्वांचल में जो अपराधीकरण हुआ है राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करते हुए, ये मुझे आपको बैठकर यहां पर बताना पड़ेगा राठी जी। अगर आप नाम निकालेंगे टॉप 10 के, तो उसमें हो सकता है मुख्यमंत्री जी के खास भी निकल जाए। थोड़ा सा उनका भी जिक्र कर लीजिए। टॉप 10 अपराधी उत्तर प्रदेश के एक बार आप स्क्रीन पे दिखा दो। सारा समय मेरा दूसरे लोगों को दे दो। पूर्णिमा जी, मैं आभारी रहूंगा आपका, और आपकी देखिए पत्रकारिता की मैं तारीफ करता हूं, बहुत कम लोग हैं। एक बार टॉप 10 अपराधी उत्तर प्रदेश के एक बार स्क्रीन पे दिखा दो, कौन कौन सी जाति के हैं। आ गए आप जाति पर, मुख्यमंत्री जी आ गए आप जाति पर। बस जब मैंने बात करी, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं आप इस जाति से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अपराधियों के प्रति आपकी सहानुभूति जाएगी नहीं कभी भी। वेद भूषण जी जरा मुझे ये बताइए, संदीप चौधरी जी उसके बाद आपके पास आती हूँ। वेद भूषण जी जरा मुझे एक बार जरा रिमाइंड करवा दीजिए 90 का दशक और वहां पर पुलिस अधिकारियों का हाल, जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और उसके पूरे परिवार का दबदबा एक पॉलिटिकल पावर होने के बाद किस तरीके का देखने को मिला है, और क्या ये लोग एक अपराधी को अपराध के नजरिए से नहीं देख सकते? देखिए पूर्णिमा जी, ये एक माफिया डॉन है, इनके खिलाफ 64 मुकदमे, आपने 59 बताए थे, उनको 64 कर लें जी। 2 मुकदमे मर्डर के उनके आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो चुके हैं। दोबारा बता रहा हूं, 2 मर्डर के मुकदमों में वो अभियुक्त थे और कोर्ट से उनको सजा हो चुकी है।
अब आपने 90 की दशक की बात करी है, तो इन्होंने इनकी तारीफ ये सुनिए, कितने बढ़िया आदमी थे कि जब इनको जेलर, अवस्थी जेलर थे लखनऊ के अंदर, जब इनको ले जाया गया तो उन्होंने जेलर पर ही रिवॉल्वर तान दी। नंबर 2, एक शैलेंद्र सिंह डीएसपी थे, उन्होंने इनके पास से स्टेन गन बरामद की, तमाम चीजें बरामद हुई। जिस तरह से उसके बाद में बड़ी हिम्मत से उन्होंने इनको अरेस्ट किया। उसके बाद में शैलेंद्र सिंह की इतनी मुश्किलें इन्होंने बढ़ा दी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई कि उनको नौकरी छोड़ वेदभूषण के जी, वो जाना पड़ा। तस्वीर याद दिला दीजिए जब किस तरीके अच्छा, से अभी जो खींचकर स्टेन शैलेंद्र गन जी जो को ले जाया गया। हाँ, एक मैं पुलिस अभी उसी पर आ अधिकारी रहा हूँ, उसी पर जब आ उनको रहा- ले उसी जा पर आ रहा रहा था हूँ। कार्रवाई उसी करने पर के आ रहा हूँ। बदले, महू कांड पर आ रहा हूँ। महू कांड के अंदर कृष्णानंद राय के ऊपर 400 गोलियां चलाई गई थी, एक दो नहीं, 400। उस कार को छलनी कर दिया गया था। 90 तो के दशक और में आपको बीजेपी की भी याद है सरकार रही है योगी जी उत्तर किस तरह प्रदेश से, में। तो सवाल तो फिर अरे आप वेदभूषण सुन जी, लीजिए, उत्तर या प्रदेश तो में आप उस बोल वक्त लीजिए, तत्कालीन आप बोल बीजेपी लीजिए की पहले सरकार आप। थी, वो राजनीति का प्राधिकरण को रोकने के लिए क्या कर रही थी, थोड़ा उसके ऊपर भी दिया जाए प्रकाश। और मैं कह रहा हूँ शैलेंद्र सिंह जी बहुत शानदार भाई अधिकारी थे, बहुत अच्छे सैल्यूट करता हूं आदमी थे, आप उन्हें। श्रद्धांजलि दो। आप रो कौन मुझे लेकिन कर रहा है? पद्म थोड़ा विभूषण धैर्य तो शैलेंद्र जी को रखो। नहीं मिलता। आप रोइए, पद्म आंसू विभूषण बहाइए, आप किसको जाके मिलता है? पद्म उनके विभूषण सपुर्द मिलता है घाट मुलायम पर सिंह रोइए, यादव जी तामिल को। होजिए। तो बीजेपी और खुद ही थोड़ा सोच के इंतजार तो देखे ना करिए कि ना, वो किसे दूसरे को पुरस्कृत बोलने और दीजिए। सम्मानित कर रही है। अगर अभी बीच में और ये टपक के आगे लाहौल लाल मैं की क्या तरफ करूं मैं, मुझे मैं बताइए क्या ना करूं? सर। पूरा बताइए। क्लियर ये बोलने के 90 के दशक बावजूद, में 90 के दशक में क्लियर ये बोलने के नहीं है यहाँ पे बावजूद कि बीजेपी की। राहुल लाल जी आपसे सवाल पूछा जाएगा उस वक्त आप आप तो रखिएगा। हमारे पास सवाल और है, अगर आप बोल नहीं काउंटर पा रहा हूं सुनिए, मैं उधर एक से सेकंड उधर। एक सेकंड रांची जी सर, के एक बहुत सेकंड। आंसू आ रहे हैं, आप उधर अगर राहुल लाल काउंटर जी रोने रखना को हो रहे चाहते हैं। हैं तो प्लीज मुझे वो इशारा रोने कर को दीजिए, तैयार हो रहे हैं, दोनों मैं की आपके दोनों पास में आ जाऊंगी, बात लेकिन कैसे बीच में रखूंगा? इंटरवन मत करिए सर प्लीज। आ अच्छा, रही हूँ मैं आगे बताता हूँ। वेदभूषण अभी जी, चल मुझे रही थी कुछ जांच की सेकंड्स बात। दीजिएगा जरा, तो मैं आपके क्योंकि पैनल कुछ की, सेकंड्स आपके व्यूअर्स दीजिएगा की सर, आ रही जानकारी हूँ के मैं। लिए बता दूं, वेदभूषण जी आपके कुछ व्यूअर्स की सेकंड्स दीजिएगा जानकारी मुझे, के लिए मैं बता आपके दूं, पास इस आ रही मामले हूँ। में एक एहतेशाम मेरे जांच सहयोगी गठित इस की वक्त गई जुड़े है। हुए हैं मेरे साथ, जरा उनके पास लाइव अपडेट के लिए ग्राउंड पर जिस तरीके की हैपनिंग है जरा चलते हैं, क्योंकि शव रवाना कर दिया गया है, परिवार को सौंपा जा चुका है और इसके बाद ही गाजीपुर लाया जा रहा है शव मुख्तार अंसारी का। एहतेशाम, जरा मुझे अपनी लोकेशन से एक बार अपडेट करिएगा, आप कहां पर मौजूद हैं और अभी कहां पर पहुंचा है शव? ये जो काफिला निकला है जिसमें मुख्तार अंसारी का शव है, ये अभी कहां तक पहुंचा है और कब तक ये एक्सपेक्ट किया जाए कि गाजीपुर पहुंच जाएगी डेड बॉडी? देखिए, मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा से निकलते हुए चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे सवार हुआ है, जहां पर चित्रकूट पुलिस ने अपनी स्कॉट में लिया है और चित्रकूट पुलिस बाकायदा उसको ले जाकर फतेहपुर बॉर्डर पे फतेहपुर पुलिस के अधीन करेगी। हम आपको बता दें 2 दर्जन से अधिक वाहन में सुरक्षाकर्मी तैनात है। वाहनों में पूरा एक कॉन्वॉय चल रहा है। सबसे पहले पुलिस की 2-3 गाड़ियां चल रही है, उसके बाद ब्रजवाहन चल रहा है, उसके बाद वो एम्बुलेंस है जिसमें उनके मुख्तार अंसारी का शव रखा गया है और उसके पीछे उनके बेटे की गाड़ी है, उसके पीछे उनकी बहू की गाड़ी है, उसके पीछे महिला फोर्स तैनात की गई 2-3 गाड़ियों में, उसके पीछे एक एम्बुलेंस लगाई गई है और उसके पीछे फिर पीएससी की 2 गाड़ियां लगाई गई है, उसके बाद फिर अतिरिक्त पुलिस लगाई गई है, उसमें कुछ सादे वर्दी में पुलिस बल तैनात है। तो ये तकरीबन 2 दर्जन पुलिस बल के साथ रवाना हो गया है। हम आपको बता दें कि 7 घंटे का वक्त लगेगा गाजीपुर पहुंचने में और अंधेरा होने वाला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उनको रूट क्लियर दिया जाए। तो जैसे ही एक्सप्रेसवे के जरिए ये चित्रकूट में प्रवेश किया है, वहां से इसको फतेहपुर एक्सप्रेसवे पे लिया जा रहा है और फतेहपुर को क्रॉस कराते हुए इसको पूरी तरह से जो प्रयागराज का रूट है उस रूट पे इसको डाला जाएगा एक्सप्रेसवे में। बाहर प्रयागराज के बाहर होते होते ये धीरे से वाराणसी भदोही जो रूट है उस पे एक्सप्रेसवे पे जाएगा, वहां से इसको डाइवर्ट किया जाएगा जो बाबतपुर का एयरपोर्ट है उस रूट पे, और बाबतपुर के बाईपास से होते हुए वाराणसी बाईपास को गाजीपुर रूट पे लिया जाएगा। तो 400 से अधिक किलोमीटर का यह सफर है, 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। तकरीबन 12 बजे पहुंचने की पूरी उम्मीद है और 12 बजे पहुंचने के बाद सीधे बड़ा फाटक शव को ले जाया जाएगा, जहां पे उनका गुस्ल होगा। गुस्ल होने के बाद परिवार के लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद खाके सुपुर्द किया जाएगा, वहीं मिट्टी होगी। हम आपको बता दें पूरा मातम मचा हुआ है वहां पे गाजीपुर में, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दूसरे दिन फातिहे का इंतजाम किया गया है, जो लोग शुभचिंतक है वो उनको बख्शने के लिए फातिहा पढ़ेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 40 दिनों तक कोई न कोई कार्यक्रम उनके परिवार के लोग ने
लोगों ने रखा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहते हैं और उनके जो चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं घोसी और मऊ और गाजीपुर में ज्यादा है। ऐसे में पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है और आज जुमे की नमाज पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। काफिले को बीच में एक जगह रोका जाएगा जहां पे चाय पानी कराई जाएगी, उसके बाद फिर काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अंधेरा होने के साथ साथ ये पुलिस प्रशासन इस बात पर पूरा बल दे रहा है कि काफिले में किसी और वाहन को न एंट्री दिया जाए, इसलिए रूट पर लगातार पुलिस चौकसी बढ़ती जा रही है और उनके काफिले के साथ किसी और को काफिले को नहीं चलने की इजाजत दी जा रही है। और ये पूरी कोशिश है कि देर रात तक गाजीपुर पहुंचने पर रात ही में सुपुर्द के खाक कर दिया जाए, ताकि जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन परिवार के लोग जिस तरह से इल्जाम लगा रहे थे और जिस तरह से आज देखने को मिला कि उनके बेटे ने जिलाधिकारी को पत्र देकर और इस बात की गुजारिश किया कि उनके पिता का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से किया जाए कि उनको कहीं ना कहीं जहर दिया गया है। उसके बाद उनके बेटे द्वारा जो वीडियो एक ऑडियो क्लिप वायरल की गई वो कल की क्लिप है, परसों की, जब मुख्तार अंसारी ने आखिरी बार अपने परिवार से बात किया था और अपनी परेशानी को दर्द दिया। उससे साफ तौर से जाहिर है कि मुख्तार अंसारी काफी बीमार थे और जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है उसमें साफ तौर से रिपोर्ट में पता चल चुका है कि मुख्तार की मौत जेल के अंदर हो गई थी। ठीक है, मैं लौटती हूँ एहतेशाम आपके पास और इसके साथ ही मेरे साथ सुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चित्रकूट का आपने जिक्र किया। मैं सुरेंद्र के पास जाऊंगी जैसे ही पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का शव पूरे जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ चित्रकूट को क्रॉस करते हुए। सुरेंद्र आपके पास मैं तब आऊंगी, लेकिन उससे पहले संदीप चौधरी जी आपके पास जरा मुझे, आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मुझे ये समझाइए कि ये सियासत क्या नहीं करवाए, कौन है आज मिट्टी में मिलने वाला, सुपुर्दे खाक कौन होने वाला है कल? एक डॉन, एक गैंगस्टर, एक अपराधी, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के इतिहास से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाला कौन है जो वाकिफ नहीं है, लेकिन उसको लेकर सहानुभूति की बाढ़ लगी हुई है। देखिए पूर्णिमा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने मुख्तार और इस तरीके के कई, चाहे आप अतीत की बात कर लीजिए, दूसरे लोग, उनको पैदा किया है, उनको सपोर्ट किया है। सपोर्ट इस लेवल पर किया है कि कांग्रेस पार्टी है, आपने देखा पंजाब में ले जाकर किस तरीके से संरक्षण दिया और 56 लाख का बिल है इसकी केयर करने का, जो आम आदमी पार्टी ने क्लियर करने से मना कर दिया है। तो कांग्रेस का तो जो था इस तरीके की केयर थी जैसे कोई अपने दामाद की करता है। राहुल लाल जी का मैं दर्द समझ सकता हूं, और जो हमारे साथी बैठे हैं राठी जी, ये जो आज बात कर रहे हैं जांच की, पूर्णिमा जी जांच क्या समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की, आजम खान जैसों की नहीं होनी चाहिए? जब सचिन की और गौरव की ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये जाट समाज से आते हैं, उन जाट समाज के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई, क्या इनको मांग नहीं करनी चाहिए कि आजम खान के खिलाफ जांच होनी चाहिए? जितने भी जाट अधिकारी थे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सबको ट्रांसफर कर दिया गया। किस तरीके से कत्लेआम हुआ। और मैं बताना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी नहीं मरा है पूर्णिमा मिश्रा जी, ये एक डर मरा है जो लोगों के अंदर डर था। कानून से मारते ना संदीप जी, कोई भी अपराधी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा है कहीं से भी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे। लेकिन जिस तरह से आप लोग उनको सजा देने के लिए जो पिछले दरवाजे का रास्ता और संवैधानिक रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम विपक्ष के लोग क्या मांग कर रहे हैं संदीप जी? तमाम विपक्ष के लोग मांग क्या कर रहे हैं? विपक्ष के लोगों का केवल एक सूत्री मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो। अरे उत्तर प्रदेश सरकार पे भरोसा नहीं है किसी को? आपका यहाँ पे कोई रूल ऑफ नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल राज वाली स्थिति फैली हुई है आपके यहाँ पे। कंपनी के मालिक को डरा दिया जाता था, और ये डर का एक नाम था मुख्तार अंसारी। बहुत खुशी होती है हम लोगों को अगर एमपी एमएलए कोर्ट से किसी कोर्ट से आपको फांसी की सजा दिलवा देते। सरकार का काम यही बचा। सरकार के ऊपर कितने घटिया किस्म के आरोप लग रहे हैं कि जहर खुरानी आरोप है। ये आरोप सुनकर ही मुझे काफी परेशानी होती है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार के आरोप दिख रही है। आपकी परेशानी दिख रही है राहुल लाल जी, दिख रही है, आपका दुख दिख रहा है। जैसे आपको राकेश जी की खुशी दिख रही है ना, वैसे ही आपका दुख भी सबको दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है आपका दुख। प्यार करेगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। जो अपराधियों से प्यार करेगा, जो अपराधियों की मौत पर बात करेगा, सहानुभूति बटोरने की, जो मरहम देगा, क्यों
क्यों कृष्णानंद राय, उनके परिवार का दुख आपको नजर नहीं आता? ये बिल्कुल बताइए नजर जरा, आता है। नहीं आता क्या? मैं किस तरीके से निर्मम हत्या की थी, 400 राउंड की गोलियां दाग दी गई थी, मजाक की बात है क्या सर? मैं कह रहा हूं पूर्णिमा जी, मजाक की बात है क्या? प्रदेश अध्यक्ष है ना, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके भाई की भी हत्या हुई थी, लेकिन हत्या का प्रतिशोध संवैधानिक तौर एलएनजी पर लेकर चाहिए, जिप्सी में कानूनी तौर घूमते पर चाहिए हम लहराते लोगों को। घूमते थे मुख्तार अंसारी, तब आप लोगों को नजर नहीं आता था कि क्या हाल है? बिल्कुल नजर आता था, क्यों नहीं नजर आता था? तो फिर लेकिन उसको आप कानूनी तौर पर सजा देंगे कि आप जहर देके आप सजा कैसे दीजिएगा? मान बैठे कि जहर खुरानी हुई है? आपके पास सबूत है क्या सर? मैं देखिए, मैं बता देता सबूत है आपके हूं, पास क्या? सबूत है आपके पास, मैं- ये बताइए जरा मेरे को। देखिए, आप घटनाक्रम का क्रोनोलॉजी देखिए। 19 मार्च को वो आरोप लगा रहे हैं कि 19 मार्च को उन्हें जहर दिया गया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है, 26 मार्च को भी उनको मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, फिर आनंद फानन में फिर से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। आपने अभी क्या बोला? उनके पेट में इंफेक्शन था। अगर जहरीला चीज कोई खाएगा पेट में इंफेक्शन तो होगा ही होगा। तो एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी नजर आ रहा है जो आपने लिखा है, टिप्पू मुख्तार, आपने हेडिंग लिखा है कितने ना। बढ़िया डॉक्टर हैं आप, कितने डॉक्टर बढ़िया नहीं। डॉक्टर है राहुल लाल जी। आपके आपने पास तो लिखा डबल है। डॉक्टरेट होगी, मैंने डबल सुन लीजिए। डॉक्टरेट होगी आपके पास। इतनी बढ़िया डॉक्टरी कर रहे हैं आप स्क्रीन पर बैठे डॉक्टरी बैठे। मैं नहीं कर रहा। कितनी बढ़िया आपने डॉक्टरी कर रहे हैं आप कि अतीत के भाई प्रकरण को जहर देखिए गया ना। होगा पेट में, तभी तो लीवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। कैसी बातें और ये करते आरोप हैं लगा सर? कि नहीं लगा? कैसी बातें करते हैं? उन लीवर आरोपों में- को किसी ने गंभीरता से लिया? सोचिए कि जेल में कैदी ठीक बंद है और वो बीमार हो। ठीक है, सुरेंद्र के पास में चलूंगी, सुरेंद्र के पास में चलूंगी, क्योंकि ये शव वाहन इस वक्त जो आपको जाते हैं नजर आ रहा है, ये चित्रकूट इस वक्त पहुंच चुका है। सुरेंद्र, ओवर टू यू। जरा तस्वीरें हो मुमकिन तो दिखाइए मुझे और बताइए चित्रकूट के बाद अगला पड़ाव कौन सा? मुख्तार अंसारी काफिला अभी चित्रकूट से जैसे अभी निकल चुका है, जिसमें से उनके बेटे और बहू दोनों अभी निकले हैं। और आपको बता दें कि काफिले में काफी पुलिस बल भी तैनात साथ में यहाँ से चित्रकूट कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज से बनारस होते हुए गाजीपुर टीम निकलेगी। आपको सुन पा रहे हैं सुरेंद्र, सुन पा रहे हैं? और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक चौराहे में भी काफी पुलिस बल फोर्स तैनात रही और यहाँ से अभी हालांकि अभी पूरी टीम जो यहाँ है, पूरी टीम है। और साथ ही साथ जो अभी मुख्तार अंसारी की जो जनाजे में शामिल हुए लोग यहाँ पर काफी नतमस्तक भी हुए, जो यहाँ लोग खड़े थे तमाम लोग जो है उनके डेड बॉडी को। और अभी जैसे भरतपुर से वहाँ निकले तो काफी भीड़ इकट्ठे हो गई थी। और आपको बता दें कि निकल अंसारी और उमर अंसारी जो उनके पुत्र और बहू हैं वो ऐसी जनाजे में शामिल थे जो कि काफिले के बीच में थे। हालांकि फोर्स भी काफी आगे पीछे काफी लगी हुई थी। ठीक है सुरेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। और राकेश जी, अब आपके पास आते हुए एक लाइन में पूरा कर दूं। बोलिए। मैं बोल रहा था कि देखिए, अभी हम लोग 1990 के दशक की चर्चा कर रहे थे। 90 के दशक के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिम्मेवारी बनती थी उनकी कि अगर आपको मुंह तोड़ जवाब देना था, क्या किया आपने? ऐसा तो था नहीं। बीएसपी की तो थी नहीं, बीएसपी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आज देखिए पूर्णिमा जी, जो पूर्व अधिकारी हैं वो मुलायम सिंह पर संरक्षण देने के आरोप ऐसे ही लगा गए ना। अब देखिए कुछ नहीं पूर्णिमा होता जी, था उस दौरान। अब पूर्णिमा आप जी, इसको अवार्ड पर मत ले आइएगा। मैं अवार्ड पर नहीं जा रहा हूं। अवार्ड पर मैं मत लाइएगा इसको। मैं एक ही तरफ बार-बार नहीं दूंगा। सुन लीजिए, मैं एक ही बेतुकी बात मत करिए। मैं बेतुकी बात नहीं कर रहा। सुन बेतुकी बात कर रहे हैं। अगर आप सुनेंगे तब तो पता चलेगा कि 90 के दशक में बीजेपी की सरकारें थी, उन लोगों ने वो प्रताड़ित जो अधिकारी थे उनको न्याय देने के लिए क्या प्रयास किया? डीएसपी शैलेंद्र को उसमें न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई प्रयास किया? मुझे तो उनके कोई प्रयास नजर नहीं आते। केवल विपक्षी पार्टियों को आपको नहीं आते, लेकिन अलका राय को आज नजर आ रहे हैं। कह रही है कि अब हम होली और दिवाली ठीक से मनाएंगे। ठीक है, वो मना ले। देखिए वो आज उनको नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनको नजर आते हैं। और ऐसे बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जिनके परिवार वालों को हो सकता है नजर आ रहा हो। किसी अपराधी के प्रति सहानुभूति का मामला नहीं है। बिल्कुल बार-बार कह रहा हूं, यह संविधान का उल्लंघन है। अरे भाई, तब न्यायपालिका की क्या जरूरत है? किस ताला लगा दिया जाए न्यायपालिका में। से ऑडियो क्लिप की एक टाइमिंग रिलीज होने की, जिसमें जहर खुरानी की बात होती है। ठीक है, अचानक से एक लाइन और लेंथ पर बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और न जाने कहां से ट्वीट्स होने लगते हैं। यही सब होने लगता है। और आप मुझे क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। क्रोनोलॉजी दिखाई नहीं पड़ती। हत्या मीडिया के कैमरों के सामने में हुई कि नहीं? पूर्णिमा जी बता दीजिए, पुलिस वाले थे कि नहीं थे? बात करिए ना, आपकी सहानुभूति तो उस वक्त भी थी। मेरी सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति आज उस भी समय है। भी वो अतीत की भी हत्या हुई थी, वो भी गलत थी। राकेश और शुक्ला जेल में जी, अगर इनके पहले ही अगर राकेश सरकार शुक्ला जी, गंभीर होती, जेल प्रशासन गंभीर होती, तो जरा इनके जहर के मामले के आरोप नहीं लग रहे होते। मुझे तुष्टीकरण की सोच का कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे?
एक माफिया की बात हो रही है, गैंगस्टर की बात हो रही है, जिसके ऊपर 64 केसेस दर्ज है। और पूरे परिवार का अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे, अफशान अंसारी 11 केस, अब्बास 8 केस, उमर एब्सकॉन्डिंग, निखत ऑन बेल, अफसल 6 केस, सिकवतुल्ला 3 केसेस। मैं पूरा का पूरा परिवार और ये जो फैमिली ट्री है, इनके केसेस उठा के देखूं और जिस तरीके से इनका दबदबा पूर्वांचल में रहा है, न सिर्फ राजनीति में बल्कि अपराधीकरण में। लेकिन आज क्या हो रहा है, फिर से एक बार तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। पूर्णिमा जी, अभी जो ध्वनि सुनाई थी उससे ऐसा जैसे कोई गैंगस्टर नहीं खत्म हुआ हो, कोई अपराधी खत्म नहीं हुआ, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मौत हुई हो। इस देश में यदि कांग्रेस और सपा इनको राजनीतिक खाद और पानी नहीं देती, मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में बड़ा फाटक तैयार नहीं होता। राजनीति में अपराधीकरण पर चर्चा को हुए 3 दशक हो गए, लेकिन क्या उस पर अंकुश लगा? तस्लीमुद्दीन, सोहराबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग राजनीति में पोषित हुए और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। आज ये सबसे बड़ी विषय ये है कि इनकी मौत पे इतनी मातम पोषी क्यों हो रही है। उसका कारण यही है कि वो राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के बोझ पे पोषित होते हैं, उनको लग रहा कि 4 आंसू बहा के इस चुनाव में हम अपनी नैया पार लगा सकते हैं। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हुआ था कि कितने परसेंट मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। बड़ी गंभीर मुद्दा को छेड़ा है आपने। उनके नंबर पे उनको बात करनी। मैं तो खाली एक चीज बोल रहा हूं, मुझे सुनना है उनको, मुझे मैं उनको सुनना है। नहीं, मुझे उनको सुनना है। एक सेकंड राहुल लाल जी, राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी प्लीज, राकेश जी बात पूरी मैं कह रहा हूँ कि 40 सीटें ऐसी बताई जाती थी लोकसभा में जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होगा। जमकर रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथ को तोड़ा। जिस योगी सरकार के खिलाफ बड़ी बयानबाजियां हो रही है, वहां कानून व्यवस्था में शांति स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो घर छोड़ के गए हुए थे लोग, वो वापस आ रहे हैं। पूर्वांचल में बाहुबलियों की ताकत कमजोर हुई है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि धीरे धीरे वो कॉकस टूट रहा है जो एक वर्ग को पोषित किया गया था। पूर्णिमा जी, सबसे मूल विषय ये है कि हम इससे मुक्त कब होंगे कि राजनीति के जानकार, राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के लोग इसी लोगों को पोषित करना बंद करें। यही मेरी प्रार्थना है। पार्टी में ही नजर आता है वो राजनीतिक अपराधीकरण। अगर देखेंगे आप तो आप चूंकि एक चश्मा आपने लगा लिया है, वो आप देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो आपको नहीं, एडीआर के आंकड़े में बता रहा हूं। 111 विधायक। मेरी एक बात सुनिए, 1 मिनट मेरी एक बात सुनिए। विरोध की राजनीति का भी तो एक स्तर रखिए कम से कम। मैं तो विरोध की राजनीति का भी एक स्तर रखिए ना। मैंने आपको क्लियर कहा कि मैं राकेश शुक्ला जी को सुनना चाहती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। आप मुझे किसी को नहीं सुनने दे रहे। मैं लाइव से सबसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे किसी को नहीं सुनने दे रहे सर। पूर्णिमा जी, and this is not accepted. This is not accepted, sir. Not accepted, please, sir. क्या बात कर रही हैं? मेरे को आप सुनने नहीं दे रहे। मैं उनको सुनना चाहती हूँ, मुझे सुनने दीजिए ना उनको। तो बीच में मत बोलिए ना फिर आप। मैं तो एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि अगर वो राजनीति का आपकी एक लाइन 100 लाइन में चली जाती है सरकार। अब मैं अभी चुप हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ राजनीति के प्राधिकरण के लिए तमाम विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक हैं जो गंभीर मामलों में आपराधिक रूप से 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में गए हुए हैं। उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी बता दीजिए। मामले में चुप रहते हैं, लेकिन यही मुख्तार अंसारी के मामले में बोलते हैं। इनके लिए जो बदमाश है, मुख्तार अंसारी के मामले में मैं तो बोल रहा हूँ राजनीति का प्राधिकरण के लिए आज सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले जाइए, 111 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने जो खुद चुनाव के सामने में घोषणा की है और गंभीर आरोप की धारा है, कहाँ गए वहाँ पे भारतीय पार्टियों की रिपोर्ट लेकर बैठे। जरा समाजवादी पार्टी का बताइए, समाजवादी पार्टी का बताइए। समाजवादी पार्टी रुकिएगा सर, एक सेकंड संदीप जी एक सेकंड जरा बताइए, समाजवादी पार्टी का बताइए। मैं कह रहा हूं प्रतिशत की संख्या कम है। बताइए ना। अरे बताइए ना कितना है, बताइए उनके कितना है, बताइए ना। बीजेपी में सबसे ज्यादा एडीआर के आंकड़े बताइए ना, समाजवादी पार्टी के बताइए ना। सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए राहुल लाल जी। आंकड़े बताइए समाजवादी पार्टी के, बता दीजिए। बताइए एडीआर के आंकड़े समाजवादी पार्टी के। सुचिता का दावा कौन कर रहा है? बताइए ना, बताइए समाजवादी पार्टी के आंकड़े रखिए ना आप।
भाई समाजवादी पार्टी अरे रखिए ना उनके आंकड़े। समाजवादी पार्टी के पक्के वक्ता है बैठे हुए। मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रतिशत अपराधियों की भारतीय जनता पार्टी की है। ये तथ्य गलत खुद बोल दे कोई हमें। पूर्णिमा जी, जाट पैंट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को आप लोग जाट पैंट में वो जानते हैं कि जाट पैंट इस सरकार ने पिटाई कर दी थी। मुझे तो बहुत दुख होता है कि जाटों के सबसे वरिष्ठ नेता की कैसे हाथरस में पिटाई कर दी थी पुलिस ने। छोड़ दीजिए, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, विषयांतर हो जाएगा ये चीज। अरे भाई पुलिस के साथ किसकी लड़ाई नहीं? महात्मा गांधी ने लाठियां नहीं लाई, संघर्ष में पुलिस के साथ। ठीक है संदीप जी मुझे कुछ सेकंड दीजिए प्लीज। राठी जी बोलिए। आपकी कांग्रेस सरकार इसको बचाकर पंजाब ले जाती है और पंजाब। राकेश जी एक एक करके प्लीज। राठी जी पहले आप। पूर्णिमा जी मुझे लगता है डिबेट्स पे या तो कम टाइम मिलता है इन लोगों को, ये बस एक जरूरत होती है कि जोर से बोले, चीखे, बीच बीच में बोले। कोई एक ऐसा सार्थक डिबेट होना चाहिए जिससे कोई मैसेज जाए। देखिए मैं एक बात बता दूं पहले, संदीप चौधरी जी, ये तो मुझे पता नहीं कौन से जाट है, हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं, एक दोगले भी होते हैं, हाइब्रिड जिस तरह के बोलते हैं। मुझे लग नहीं रहा उनके चेहरे मोहरे से कि वो जाट वालों बात भी करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपसे कि जब इन्होंने बात करी थी अभी आजम साहब की मुजफ्फरनगर दंगे की, मुजफ्फरनगर, अब फिर बीच में बोल रही हैं। बोलेंगे तो फिर ऐसा बोलेंगे क्या? अच्छा ठीक है, क्या चाहते हैं? मैं बोलता शब्दों हूँ की मर्यादा मैं आपको सिखाऊं? ठीक है मैं बोलता हूँ, मर्यादा मैं आपको सिखाऊं? सुनिए मैं बोलता हूँ। देखो फिर अब फिर नहीं सुनेंगे आप, पूरा टाइम आप इसी में खो देती हैं। पूरा टाइम इसी में खराब। एक पूर्णिमा जी पूरा टाइम इसी में खराब कर दोगे बताइए। आप मेरा। राठी जी पूरा एक बात टाइम इसी में बताइए, खराब कर दोगे। मैं किसी की आप टोपी पर कोई कमेंट कर दूं तो आपको बहुत चुभेगा, है ना? मैं आपकी शक्ल देखकर मैं बताऊं कि आप कौन से वाले राठी हैं। सुनिए मेरी बात सर, पूरा समय आप इसी में ले लेती हैं। प्लीज आप क्या करते हैं? आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप तब से जाति पर अटके हुए हैं। आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक गेस्ट के लिए जिसको इस डिबेट में हमने आमंत्रित किया है, जैसे कि आपको किया है। समाजवादी तो पार्टी कम से कम मर्यादा रखिए राठी जी। समाजवादी पार्टी से दुश्मनी है आपकी? कोई मुझे बोलने ही नहीं देती सारा टाइम। आपकी किससे दुश्मनी है ये बता दीजिए। हमारी आपकी किससे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एक वर्ग विशेष से बहुत प्यार है, वो तो दिखता है। जवाब दे दूं अब बिल्कुल दीजिए और रेस्ट्रिक्ट करिए। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे आप। शब्द आपको वापस लेने चाहिए राठी जी। देखिए संदीप जी ने बोला, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, संदीप जी ने बोला उनके मामले पे लेकर ऐसी निजी टिप्पणी वो सही चीज नहीं है आपकी। अरे राहुल जी सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ आपके संदीप जी से वैचारिक मतभेद हो सकता है लोकतंत्र में, लेकिन जो टिप्पणी आपने की उस शब्द को आपको वापस लेना चाहिए। आपको वो मुझे पता है कितना मतभेद। सुनिए अब इन्होंने मुजफ्फरनगर की बात करी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बात करी। आप एक चीज बताइए, जिससे किसी को नुकसान होगा वो काम करेगा क्या? मुजफ्फरनगर इंसिडेंट से समाजवादी पार्टी और हमारा तो पूरा नुकसान हुआ। फायदा किसको? इन्हीं को, इन्हीं दंगा मंत्रियों को, दंगा विधायकों को। इसीलिए चाहते हैं हर समय काम हो। अगर ऐसा कोई मामला होता तो आजम साहब को सबसे पहले उसी में सजा कराते, केस करते, लेकिन ढूंढने से इन्हें मिला नहीं। एक बात। दूसरी बात, तो आपने स्टार प्रचारक की सूची में डाल दिया। मुझे नहीं बोलने देंगे, मुझे नहीं बोलने देंगे। तो आपकी स्टार प्रचारक की सूची में है। आजम खान के केसेस गिनाने पड़ेंगे क्या? मुझे बोलने क्यों नहीं देते? आजम खान के केसेस गिनाने पड़ेंगे क्या? स्टार प्रचारक की सूची में आपने शामिल कर दिया। आपको 2 सेकंड नहीं लगे सोचने में राठी जी। क्या है? मैं आपका एजेंडा बता दूं अब क्या है इस डिबेट में बैठने का। मैं आपसे जितना आराम से बात करता हूँ पूर्णिमा जी, आप उतना तो आप क्या करेंगे? आप मेरा एजेंडा यहाँ पर बताएंगे? समाजवादी पार्टी का एजेंडा बताओ। सालों साल से आपकी सरकार का एजेंडा उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और इसीलिए अपने एजेंडे को मेरे एजेंडे के साथ मिक्स मत करिए सर। मैंने सीधे आपसे सवाल पूछा, आप मुख्तार अंसारी को अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं, जिसके ऊपर कितने केसेस, जो जेल में सजा काट रहा है, जो खड़े खड़े गोलियों से भुनवा देता था, वो आपके लिए अपराधी नहीं है। पूरे पूर्वांचल में अपराधी के तौर पर सालों साल तक अपना दबदबा रखने वाला, जिसको आपकी पार्टी ने संरक्षण दिया, आप उसको अपराधी नहीं मानते। फिर आप मेरा एजेंडा बताएंगे? बोलिए सबको जहर देते, जेल में जितने बंदे बोलिए टीवी पर, सबको जहर देते, मारते अगर कोई अपराधी है। क्यों नहीं बोलती आप टीवी पे? आप इस बात को बोलिए ना, जितने अपराधी जेल में हैं कोई शिकायत नहीं करेगा, घर वाला सबको जहर मिले और मरे, और विपक्ष वाला नहीं बोलेगा। अपराधी नहीं है,
बोलिए हम आप। कोई भी अपराधी हो, हमको बोलिए, चाहिए मुख्तार सजा, लेकिन अंसारी सजा अपराधी का नहीं तरीका है। होना चाहिए। बोलिए, कोर्ट ने मुख्तार बताया- अंसारी को मैं अपराधी नहीं मानता, समाजवादी बताइए, पार्टी उन्हें अपराधी नहीं जहर दे मानती। देना चाहिए। बोलिए ना सर, बताइए, आप बोलिए कि उनको जहर दे देना आप चाहिए बोलिए था, ना बोल दीजिए। कि आप मुख्तार बोलिए, मैं अंसारी बोलूंगा को ना। समाजवादी पार्टी अपराधी नहीं समाजवादी मानती है। पार्टी जिसको भी कोर्ट अपराधी घोषित करता है, समाजवादी पार्टी कोर्ट का निर्णय मानती है, लेकिन जो अपराध का तरीका है वो संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन आपको देख के मुझे लग रहा है कि कोर्ट में अगर एक धर्म विशेष का लोग है, उसको जहर मिले मारे, बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता। राठी जी, उस पे मुझको जश्न देखकर मनाना चाहिए। आपको कुछ लगता है, संदीप जी के पूरा चेहरे narrative मोहरे मैं को सुन रहा हूं देखकर ये। आपको कुछ लगता और है, जब मैं बात करता हूं, आपको फिर आप अलग जाति ब्रह्म पे आ ज्ञान जाती हुआ है। पड़ा है। फिर आप कौन सा जाति की ब्रह्म बात ज्ञान करती है। लेकर बैठे हैं आज आप इस पूरे चर्चा में? मैंने अपने आपको ब्रह्म यही ज्ञान पर देखा। काबू रखिए। राठी जी, पूर्णिमा अपने जी, ब्रह्म ज्ञान पर काबू ब्रजभूषण रखिए शरण सिंह और मेरा अपराधी है कि समय नहीं मत है? बर्बाद कीजिए अपने पूर्णिमा ब्रह्म जी, ज्ञान के पूर्णिमा साथ। जी, अपने ब्रह्म ज्ञान को रेस्ट्रिक्ट करिए, ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी है रेस्ट्रिक्ट कि नहीं है? करिए, रेस्ट्रिक्ट करिए आप। पूर्णिमा जी, ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी है कि नहीं है? कोर्ट ने जेल भेज दिया क्या? कोर्ट ने जेल भेजा क्या? मुख्तार अंसारी की तरह कोर्ट ने जेल भेजा कि नहीं भेजा, मुझे ये बताइए। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ, ऐसे अपराधी की जो जेल में सजा काट रहा है, राहुल जी, इसीलिए मुझे इसमें टाइमर करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा बहुत क्लियर है, कोर्ट ने सजा का ऐलान किया क्या? कोर्ट ने सजा का ऐलान किया क्या? कोर्ट को सजा का ऐलान करने दीजिए, इसके बाद यहाँ पर बैठकर मैं कहूंगी कि अपराधी है। कोर्ट को सजा का ऐलान करने दीजिए। कोर्ट को करना चाहिए ना ऐलान। तो फिर सड़क पे गोलियां कैसे चल जाती है? यहाँ पे कैमरों के सामने में गोलियां कैसे चल जाती है? पुलिस सुरक्षा में गोली में कैसे हत्या हो जाती है? और फिर हेडिंग लिखा जाता है कि मिट्टी में मिला एक और डॉन अतीक टू अख्तर। ये हेडिंग भी चल रही होती है। तो फिर अतीक के मामले को क्या माना जा रहा है? अतीक को क्या वो कोई न्यायिक सजा मिली हुई थी कि अतीक के मामले पे उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है? उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर दोषी है या नहीं है? इसका जवाब कौन देगा इसका? मुझे लगता है कि जंगल राज अगर किसी को देखना हो तो उसे भारत में उत्तर प्रदेश में आ जाना चाहिए। जंगल राज का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होता है। एक तरफ संदीप जी बात पूरी पूर्णिमा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर जाट समाज के अंदर, जब अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को एक वोटर नहीं मिल रहा है, उन्होंने विजय राठी जैसे नकली नोटों को, लोगों को पकड़कर प्रवक्ता बना दिया है। ये मैसेज दे सके हमारे साथ है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसे ये नकली लोग हैं, नकली बात करते हैं, गुंडों के साथ खड़े हैं, और ऐसे लोग जो गुंडों के साथ खड़े हैं, बीजेपी खड़ी और आप लोग खड़े हैं गुंडों के साथ। मेरी लास्ट वार्निंग है। नहीं, ये तो गुंडों के साथ वार्निंग है, मेरी लास्ट वार्निंग है आपको। मैं बहुत देर से आपसे रिक्वेस्ट मोड में हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नकली लोगों के लिए कोई जगह नहीं। वो जाट है संदीप जी, जो भारतीय जनता पार्टी के फिर साथ आप आ गए वो जाट है, फिर आप आ गए वो जाट है। भारतीय जनता अब आप जाटों में भी जाट बांट लीजिए। संदीप चौधरी भी तो वही आरोप लगा रहे हैं। आपको वार्निंग समझ में आती है? हमारे किसान आपको रिक्वेस्ट समझ में आती है? मुझे तो वार्निंग तो समझ में आती है। ये चौधरी चरण सिंह के सपनों को चकनाचूर करने वाले जाट है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो आदरणीय आप लोग अलग से बैठकर जाट वर्सेस जाट की लड़ाई कर लीजिएगा सर। मैं इस वक्त जाट वर्सेस जाट की लड़ाई करवाने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। नहीं, आप अलग से कर लीजिएगा, इसके लिए आप अपनी पर्सनल मीटिंग फिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मत करिए जाट वर्सेस जाट। वेदभूषण जी, आपकी बात पहले अधूरी रह गई थी, उस बात को जरा पूरा कीजिएगा सर। चौधरी रहेंगे। वेदभूषण जी, आरोप वाकई में बहुत गंभीर है। वेदभूषण जी, ये आरोप वाकई में बहुत गंभीर है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, और ये आरोप लगातार लग रहे हैं। ये भी तो जांच का हिस्सा होना चाहिए। पूर्णिमा, मैं आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए लाना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान, यूपी की बात नहीं कर, जब भी जेल के अंदर या कस्टोडियल मौत होती है तो उसके अंदर मजिस्ट्रियल जांच होनी मैंडेटरी है। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्शन है। और मुख्तार अंसारी के मामले में ACJM स्तर के मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी के साथ 2 और अधिकारियों की एक टीम है जो सारे मामले की जांच कर रही है। पहला भ्रम मैं दूर कर देता हूं, आपके जो पैनलिस्ट बैठे हैं शायद उनकी जानकारी में नहीं है या अपडेट करके नहीं आए हैं। दूसरा, जहां तक जेल, वो एक कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता है। यदि उनके बेटे पत्नी को लग रहा था कि उनको जहर दिया जा रहा है तो उसका प्रॉपर प्लेटफॉर्म अदालत होती है, अदालत में एप्लीकेशन दें कि मेरे पति को, मेरे को जहर दिया जा रहा है, मेरा शक है। केवल अदालत ही उसमें इंटरवीन कर सकती है। वहां की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो
अदालत से सजा याफ्ता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कन्विक्टेड है। पुलिस जेल उसमें कुछ नहीं कर सकती, केवल अदालत कर सकती है। जहां तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी जो मुंह में आया बोल दिया, आज तक हिंदुस्तान में कभी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ की जांच नहीं की है। अब मैं क्या बताऊं, क्या आपके तो ये मांग करने का आधार फिर कहा गया वेदभूषण जी? अगर ये मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, वेदभूषण जी इसका कोई पुख्ता आधार है? फिर जस्टिस ने जांच करिए, पूछ के बता। अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कह रहे हैं तो इसका कोई आधार है क्या वेदभूषण जी? आपका ज्ञान, आपका पता लग जाएगा कितने ज्ञानी आप हैं। वेदभूषण जी मेरा सवाल क्या है वेदभूषण जी? जस्टिस ने कस्टोडियल डेथ की जांच की है? बताइए राहुल लाल, बताइए राजू जी, करिए आज तक हिंदुस्तान में। आपने देखिए, हमें लग रहा है इस पूरे केस की जानकारी वेदभूषण जी आप लेके नहीं आए। एमपी एमएलए कोर्ट में खुद मुख्तार अंसारी जी ने, अब आप देखिए मैंने बहुत ध्यान से सुना आपको, खुद एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी जी के अपना वहां याचिका लेके गए हुए थे, उनके वकील लेके गए हुए थे। पता है वेदभूषण जी किनके ऊपर आरोप है? आरोपों में उत्तर प्रदेश सरकार के वरीय अधिकारी भी शामिल हैं। जब जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के वरीय अधिकारी तब शामिल हो, वैसे स्थिति में सुन लीजिए, आपको भी जरूरत है, आपको शायद ज्ञान नहीं है इस पूरे केस में। ये पूरा मामला रखा गया था, जेल प्रशासन को दुरुस्त करने का काम किसका है? वेदभूषण जी, जेल प्रशासन को दुरुस्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है, जेल मंत्रालय का काम है। और जब वहां पे बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे हो तो वैसे स्थिति में कैसे विश्वास किया जाएगा? वहां पे जो वो लोग नहीं है इन मामलों में, थोड़ा समझने में कोई जाएगा नहीं, क्या नहीं बढ़ेगा आप ही के लोग, आप ही के अधिकारी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी जांच करे, मतलब आप ही आरोपी और आप ही जांच करने वाले, ऐसा होता है क्या? और जो आपने कहा ना वेदभूषण जी, पूरा का पूरा मामला कोर्ट में उठाया गया था, लेकिन आज तक जेल के मामले के भीतर, जेल के भीतर सुन लीजिए, जेल के भीतर अगर कोई घटना घटती तो राज्य सरकार के लिए कोई गौरव का विषय नहीं है, राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है वेदभूषण जी। यही कारण है कि विपक्ष मांग कर रहा है, देखिए संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहा है सीधे सीधे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करे। अगर बड़े स्तर पर जांच की मांग हो रही है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? बोलने से पहले जो भी मुंह में आया बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करेंगे क्या इसकी? आपको क्या किया जाए ऐसे स्थिति में? क्या किया जाए? उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, अनुच्छेद 21 को आप जानते होंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अपने सब बता दीजिए। फंडामेंटल राइट किसी भी प्रधानमंत्री बना दो राहुल गांधी को, राठी जी दूरी में आपसे कमेंट लूंगी। राहुल गांधी पप्पू को ले आओ, पुलिस प्रशासन में रहते हुए आपने संवैधानिक मूल्यों की हत्या ही की होगी आपको, इसलिए आपको संवैधानिक मूल्यों की जब बात करें तो आपको अच्छी लग रही है आपको। ये एक असहनीय स्थिति है इस समय। पता नहीं कहां कैसे डिबेट करते हो, कुछ भी जो मुंह में आया बोल दिया, जो भी मन में आया कह दिया, किसी की जाति के ऊपर के तुम असली जात हो, तुम नकली जात हो, तुम पूजर हो, तुम ब्राह्मण हो, ये आप डिबेट करने के लिए एक सेकंड राठी जी आ रही हूँ आपके पास, राठी जी आ रही हूँ, वेदभूषण जी जरा रुकिएगा, राठी जी आ रही हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। राकेश शुक्ला जी, मुझे जरा ये बदलता समय भी बताइए, क्योंकि पूर्वांचल की मैं बात करूं, मुख्तार अंसारी का खौफ इस तरीके का था कि 20-20 साल तक कोई ट्रायल नहीं होता था। वक्त बदला, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, संपत्तियां कुर्क की गई, ट्रायल भी हुआ, सजा भी हुई, सजा का ऐलान भी हुआ, और उसके बाद कोई एब्सकॉन्डिंग है, कोई बेल की गुहार लगा रहा है। ये अगर वक्त बदला तो क्या ये बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होने की स्थिति नहीं है? पूर्णिमा जी वही बोल रहा था, पहले भी मैं बोला हूं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। ये जरूर है कि जितनी बार जिस अपराधी पर कार्रवाई होती है उतनी बार जाति का एंगल लाके ये आरोप लगाया जाता है कि इस जाति के खिलाफ राज्य सरकार है। ये वही उत्तर प्रदेश है पूर्णिमा जी, आपको भी याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खां की भैंस ढूंढने का काम यही उत्तर प्रदेश की पुलिस किया करती थी। वही पुलिस को आदेश दिया गया, स्वतंत्रता दी गई कि आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो बाद में आपके चैनल में भी और कई चैनलों में ये आया कि अपराधी खुद जाके सरेंडर कर रहे थाने में कि हमें मारिएगा नहीं, हम अपना अपराध स्वीकार करके हमको जेल में बंद करें। तो ये अगली परिस्थिति यदि आप बात कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। ये जरूर है कि बार बार एजेंडा आगे परोसा जाता है। जब तीक अहमद पकड़े गए और मारे गए तो एक एंगल लगाया गया, विकास द्विवेदी तो दूसरा एंगल गया।
तो ये बार बार धनंजय सिंह का भी हाल में जेल हुआ तो तीसरा एंगल उठाया गया। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अपराधी को आपराधिक नजरिए से देखा जाना चाहिए, जाति धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। की शुरुआत राकेश शुक्ला जी इसी सवाल के साथ की थी कि एक अपराधी को एक अपराधी की तौर पर आखिर देखने में समस्या क्या है, एक अपराधी के लिए इतनी सहानुभूति क्यों? राठी जी बात पूरी कीजिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है, अभी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर हैं, पीपीएस आईपीएस है क्या रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपकी, अभी इन्होंने बहुत बोला कि दिमाग का यूज करो, मुंह से बोलते हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली। इनसे एक सवाल तो मेरा यह भी बाद में जवाब दे दें कि क्या संविधान में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं करेंगे? कोई ना कोई चीज की शुरुआत होती है, एक बात। दूसरी बात, ये पुलिस अधिकारी रहते हुए इनकी निष्ठा देखिए कि इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया, इन्होंने अखिलेश यादव जी का नाम लिया। अगर इनमें हिम्मत है तो एक बार योगी जो प्रधानमंत्री जी का नाम भी ले ले तो हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने जो नौकरी करी होगी, जो शपथ ली होगी, तो उनका भी नाम ले ले, लेकिन उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है। फिर बीच में बोले, तुम्हारे बीच में नहीं बोला मैं, सुन लो, तुम्हारे बीच में नहीं बोला मैं, हमारे वो सम्मान है, आप सम्मान करो हमारे प्रधानमंत्री का, उनका सम्मान करो, अखिलेश यादव का सम्मान करो, पर ये हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, और सम्मान करेंगे और मजबूती के साथ सम्मान करेंगे उनका। है और तुम लोगों को दर्द इसी बात का है, अखिलेश यादव जैसे लोगों को सम्मान नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री हैं वो देश के, आज आप बेलगाम आपके हो चुके। प्रधानमंत्री नहीं होंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोग हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके नहीं होंगे, तुम्हारा गुंडा राज चल रहा है, होंगे। पकड़ करके किसी को भी गोली मार दिया, अखिलेश यादव जी का नंबर नहीं आएगा, आप लगे रहो डिबेट के अंदर, कभी जिंदगी में अखिलेश का नंबर नहीं आने वाला है, आप लगे रहो अखिलेश यादव जी के साथ में, आपको लगे रहो मुसलमानों को खुश करने में, लेकिन मुसलमानों को खुश करने में लगे रहो, नंबर नहीं आएगा। लोकतंत्र में राम के शरण में चले जाओ, आपका सुधार हो जाएगा, आपका पुलिस भगवान की शरण में चले जाओ, मंत्रियों के अंडर काम करती है, लेकिन आप भगवान की शरण में चले जाओ, राम की शरण में आपका उद्धार हो जाएगा। आप तो नए नए राम वाले बने ना, आप तो नए नए राम वाले बने, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ रहोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा, बेड़ा गर्क तो हो चुका है, नाश हो चुका है, महानाश हो जाएगा तुम्हारा, बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी पार्टी, बर्बाद हो चुकी है। अभी इलेक्शन आ रहा है, पता लग जाएगा, आपकी औकात पता लग जाएगी, क्या औकात है आपकी। बचपन में पूर्णिमा जी, मेरा समय इन्हीं को दे देना, वेदभूषण जी को 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। बोलिए बचपन में आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, पूछ रहे हैं आप, दे रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री है हमारे वो, बचपन में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, बगल में छुरी और मुंह में राम, आपका ये हाल है, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, राम बताएंगे, राठी के रात राम बताएंगे, राम ही बताएंगे तुम्हें, राम नवमी आ रही है, राम बताएंगे तुम्हें, अभी राम नवमी आ रही है, राम से बताएंगे, राहुल गांधी पप्पू को बताएंगे, राहुल गांधी पप्पू को भी राम मंदिर भिजवाएंगे, चिंता ना करो, राहुल गांधी आपको अपनी सेलेक्टिव अप्रोच रखिए, एक अपराधी को एक अपराधी के नजरिए से न देखें तो दूसरे से सवाल करें, अपराधी के तौर पर क्यों नहीं देखते।